शादी से पहले ही किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती जिनसी ज्यादती की थी। मैं हामला थी, ये बात मेरी सास को मालूम थी। फिर भी उन्होंने अपनी बेटी की शादी मुझसे की, लेकिन सख्ती से कहा कि अपने ससुर को अपना चेहरा ना दिखाना। मैं अपने ससुर से पर्दा करती थी, लेकिन एक बार ससुर ने मेरा चेहरा देख लिया तो उसी वक्त सदमे से ससुर मर गया। पर जान तो तब निकली जब मरने से पहले हाथ जोड़कर बोले थे कि उस दिन बहुत सर्दी थी। जब मैं डॉक्टर के पास से होकर वापिस आई, डॉक्टर ने मुझे ऐसी खबर सुनाई थी जिसे सुनकर मैं सदमे में खड़ी थी, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मैं हामला हूँ। अपनी रिपोर्ट हाथ में थामे बुझे हुए कदमों से घर में दाखिल हुई थी तो चाची ने मेरी ऐसी हालत देखकर मुझे जल्दी से चाय बना कर दी कि शायद तुम्हें ठंड लग रही हो। मगर मैंने चाय को हाथ तक नहीं लगाया और चाची के कंधे पर सर रखकर रो दी। वो घबरा गई थी और बार बार मुझसे पूछने लगी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। मगर जैसे जैसे वो पूछ रही थी वैसे ही मेरा रोना बढ़ता जा रहा था। फिर रो रो कर जब मैं थक गई तो चाची ने मुझे चारपाई पर लिटा दिया और सोने का बोला। रोने के बाद इस कदर थकावट हो चुकी थी कि लेटते ही मेरी आंखें बंद होने लगी, यहाँ तक कि मैं सो गई। रात को आंख खुली तो चाची ने बताया आज चाचू घर वापस नहीं आएंगे, उनकी नाइट ड्यूटी है, इसलिए खाना खाकर मैं फिर से लेट गई। जब वो मेरे लिए एक गर्म गिलास दूध लाई और जबरदस्ती मुझे पिला दिया। दूध पीकर मैं फिर से लेटने लगी तो वो बोली सायरा क्या परेशानी है मेरी बच्ची, मुझे बताओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, जो भी बात है खुलकर कहो बेटा। मैं कुछ लम्हे सोचती रही। पहले सोचा कि ना बताऊं, लेकिन ये बात छुपने वाली नहीं थी। मैंने चाची को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर वह हैरान रह गई और मेरा पूरा चेहरा फिर से आंसू में डूब चुका था। सायरा ये क्या कह रही है तू, कब हुआ ये सब, तू किसी को पसंद करती है क्या। अब चाची के अल्फाज बहुत सोच सोच कर निकल रहे थे और मैं नहीं, मैं सर हिलाती जा रही थी। फिर बताना कैसे हुआ ये सब, तूने मुझे क्यों नहीं बताया, बोल वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा। मैंने आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया। उस दिन जानती है आप, जब मैं रीता के घर गई थी तो वापसी पर रात हो गई थी। चाची ने जल्दी से सर हिलाया और मुझे बात जारी रखने का बोला तो मैं गली में अकेली वापस आ रही थी जब एक शख्स ने अंधेरे में मेरा मुंह बंद किया और मुझे एक खाली फ्लैट में ले जाकर मेरे साथ जुल्म कर दिया। कल मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये कहकर मैं फुट फुट कर रोने लगी और चाची गुमसुम से मेरी बात सुन रही थी। जब मैंने बात खत्म की तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। पूरी रात हम दोनों जागती रही। चाची बार बार मेरा माथा चूमती और मुझे हिम्मत देती। मैं भी किसी बेजान चीज की तरह दीवार से टेक लगाए बैठी थी। मैंने जितना बताया चाची ने वो सुन लिया। उसके अलावा एक लफ्ज तक मुझसे ना पूछा। अगर उनकी जगह मेरी अपनी माँ भी होती तो वो कहीं ना कहीं मुझे मुजरिम ठहरा देती कि शायद तुम्हारा किसी के साथ चक्कर होगा। मगर चाची ने एक लफ्ज तक मेरे खिलाफ नहीं बोला था। वो तो बस गम में हाथ उठाए खुदा से दुआ कर रही थी और बार बार खुद को कसूरवार ठहराने लगी कि बच्ची पर इतना बड़ा जुल्म हो गया और मैं कैसे जालिम औरत होंगी, उसका दुख ही ना जान पाई। इसमें गलती उनकी नहीं थी, क्योंकि जिस दिन मेरे साथ ये सब हुआ था उस रोज मेरे कजन यानी चाची के बेटे का रिसेप्शन था और रिसेप्शन के बाद मैं रीता को उसके घर छोड़ने गई थी, क्योंकि अकेले जाते हुए वो बहुत डरती थी और उसका भाई भी शहर में नहीं था। लेकिन मैं अपने आप को बहुत बहादुर और कोई झांसी की रानी समझती थी। कभी डर नहीं लगा, यहाँ तक कि चाची ने भी मुझे कभी रात हो जाने के खौफ से सहेली के घर जाने से नहीं रोका। इसलिए मुझ में भी हिम्मत कूट कूट कर भरी थी। मैं रीता को छोड़कर वापिस आए तो सारे डर ने मिलकर मुझे बेबस कर दिया और मैं ऐसी टूटी कि अब तक नहीं संभल पाई। सुबह तक मैं इसी जगह पर लेटी रही। फिर उठकर हिम्मत की पास लगे नाले से मुंह धोया और घर को चली आई। हमारे घर का पीछे वाला दरवाजा हर वक्त खुला होता था, उसे कोई कुंडी नहीं लगाता था। मैं वहां से दाखिल हुई। चूंकि शादी वाला घर था और मेहमान बहुत ज्यादा थे, इसलिए किसी को भी मेरा ख्याल नहीं आया। मैं सीधा छत पर बने स्टोर रूम में चली गई और हुलिया वगैरह सही किया। यही मेरी हिम्मत की दलील थी। इतना सब हो जाने के बावजूद मैं पूरे होशावासों में खड़ी खुद को नॉर्मल करने की कोशिश में लगी थी। अब जो कुछ हो चुका था मैं उसे वापस नहीं ला सकती थी, इसलिए बेहतर यही था कि या तो इसे बर्दाश्त कर लूं या फिर बताकर अपना तमाशा बनवा लूं। मेरे मोहल्ले में ही पहले भी ऐसा हुआ था। लड़की के साथ किसी ने ज्यादती की और सब लोगों को पता चल गया कि वो लड़की मेरी तरह मजबूत नहीं थी और उसके रोने की सबको खबर कर दी, जिसका नतीजा ये निकला कि पूरे मोहल्ले ने उस लड़की के घर वालों पर थू थू की और उसके बाद लड़की की ना शादी हुई ना ही उसकी बहनों के रिश्ते कहीं हुए। फिर मजबूर होकर एक रात वो सब ये इलाका छोड़कर चले गए। यही बात दिमाग में आते ही मैंने खुद को संभाल लिया। अगले रोज मेहमान चले गए, लेकिन चाची को मैंने कुछ भी नहीं बताया। फिलहाल मैं उनकी खुशियों को दुखों में नहीं बदल सकती थी। अभी नई नवेली बहू लेकर आई थी वो, तो कैसे मैं उनके रंग में भंग डाल देती, इसलिए चुपचाप इसे कड़वे घूंट की तरह पी गई। अब मैं बहुत चुप रहती थी। चाची को भी शायद इसलिए महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि अब वहाँ भाभी भी आ गई थी तो उससे बातें वगैरह करती रहती। मेरे लिए भी ये अच्छा था। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरे साथ हमदर्दी करे या मुझे कोई बेचारी बनाकर मेरे बारे में बात करे। शायद सारी उम्र ऐसे ही चुपचाप निकल जाती अगर मेरी तबीयत गिरी गिरी ना रहने लगती।
सकती। मैं तो डॉक्टर के पास कभी ना जाती, लेकिन चाची ने जबरदस्ती मुझे भेजा कि जाओ जाकर चेकअप करवाओ, कहीं अंदर ही अंदर कोई बुखार ना हो। मैंने उन्हें लाख मना किया, मगर वो खुद चादर उठाकर मेरे साथ चलने को तैयार थी, जिस पर ना चाहते हुए भी मुझे हामी भरनी पड़ी। अच्छा ठीक है, एक बार भाभी और भाई को जाने दे, फिर मैं चली जाऊंगी। मेरा यही ख्याल था कि अगर कोई बात खुले तो भाई या भाभी घर पर ना हो, और कल वो घूमने के लिए मरी जा रहे थे। उनके घर से निकलते ही मैं भी डॉक्टर के पास चलेगी, लेकिन आगे डॉक्टर ने जो रूह दहला देने वाली खबर सुनाई, उसे सुनकर मुझे यही लगा कि अब मैं कभी चाची के सामने सर नहीं उठा सकूंगी, क्योंकि वो मेरी माँ नहीं है। अगर माँ होती तो शायद मेरी हालत को समझती, मुझे बुरा भला कहती, लेकिन मैं गलत थी। उन्होंने तो उफ तक ना कहा था। उस वक्त मुझे खुद पर बहुत शर्मिंदगी हुई कि पूरी जिंदगी इस चाची की मोहब्बत तले गुजार दी, और आज तक मैं उन्हें समझ ना पाई। बचपन में मेरे माँ बाप ने भी मुझे रखने से इंकार कर दिया, तो यही वो नेक औरत थी जो आगे बढ़ी और मुझे अपनी गोद में भर लिया। हमारे खानदान में कोई गरीब घराने से ताल्लुक नहीं रखता था, बल्कि सब लोग पढ़े लिखे और अच्छे लेवल पर थे। मेरे पापा डॉक्टर थे, वो पढ़े लिखे तो बहुत थे, मगर अपनी सोच को कभी ना बदल सके। हम लोग 6 बहनें ही थी। पापा को बेटे की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन उनकी बदकिस्मती या किस्मत का लिखा, अल्लाह ने उन्हें बेटा नहीं दिया। इस बात का गुस्सा वो मेरी माँ पर भी नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि उन दोनों की पसंद की शादी थी। मेरी माँ और पापा दोनों मेडिकल कॉलेज में साथ पढ़ते थे, वहीं से वो एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर शादी जैसे मजबूत बंधन में बंध गए। पापा ने बहुत पढ़ा, लेकिन उनकी जाहिलियत उन्हें ले डूबी। उन्होंने माँ को प्रैक्टिस नहीं करने दी, यहाँ तक कि माँ ने हाउस जॉब भी नहीं की और पापा के साथ ब्याह कर उनके घर आ गई। फिर जब पहली बेटी की पैदाइश हुई तो उस पर खुशी का इजहार किया, और बनता भी था। वैसे भी सारी खुशियाँ सिर्फ बड़े बच्चों के ही मुकद्दर ठहरती है, हम छोटों को तो कचरे के ढेर में फेंक दिया जाता है। पहले के बाद दूसरे पर कम खुशी हुई। मेरी माँ भी पापा के रंग में इस कदर ढल चुकी थी कि वो दिन कहते तो माँ रात को दिन बोल देती। अगर पापा खुश होते तो वो भी खुश होती, अगर पापा के सर में दर्द होता तो माँ को बुखार हो जाता। दोनों की आपसी मोहब्बत बेमिसाल थी, मगर औलाद के बारे में मार खा गए। इसी तरह दूसरी तीसरी बेटी और फिर चौथी बेटी तक औलाद की मोहब्बतें ना जाने कहाँ गुम हो गई। पापा को डॉक्टर होने के बावजूद वो अपनी बीवी को कोई ऐसी दवा नहीं दे सकते जो लड़का पैदा करे। आखिरी कोशिशों के नतीजे में मेरी पैदाइश हुई। पापा ने तो मुझे देखा भी नहीं था, और उन्होंने चाची से कहा कि अगर तुम ये लड़की लेना चाहती हो, तुम्हें खुशी से देने को तैयार हूँ। चाची को क्या चाहिए था? उनका सिर्फ एक ही बेटा था, जो इस वक्त 7 साल का था। उन्हें बेटे की बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी। अगर वो ख्वाहिश मेरे जरिए पूरी हो सकती थी तो वो क्यों मना करती। उन्होंने खुशी खुशी मुझे बेटी मान लिया, और मैं उन्हें माँ समझकर माँ ही बुलाती रही। बचपन से ही मेरे होश संभालते उन्होंने ये बात मुझे बता दी थी कि मेरे असल माँ बाप कौन है। तभी से मैंने उन्हें चाची कहना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि एक रोज मैं अपने माँ बाप के पास वापस चली जाऊंगी। लेकिन मैं गलत ही। चाची ने मुझे हमेशा प्यार दिया, माँ से बढ़कर मुझे संभाला, लेकिन मेरे अंदर की उम्मीद हमेशा बाकी रही। लेकिन ये उम्मीद उस रोज मरी जब मैंने डॉक्टर की दिखाई रिपोर्ट सबसे पहले जाकर अपनी असल माँ को दिखाई। उनसे बात कर लेती थी, लेकिन वो बात एक माँ बेटी जैसी नहीं थी, बल्कि उसमें झिझक थी। मैं अपना दुख अपनी माँ को सबसे पहले बताना चाहती थी, इसलिए सीधा उनकी तरफ चली गई। वहां गई तो मामा पापा दोनों तैयार थे कहीं जाने के लिए। मेरी बहनें मुझे अपनी बहन ही समझती थी, लेकिन मेरे माँ बाप मुझसे कोई रिश्ता रखना गुनाह के बराबर किरार देते थे। माँ मुझे कुछ बताना था। उस वक्त मैं रो रही थी जब पापा उफ कहकर कमरे से चले गए। माँ को भी जल्दी थी जाने की, इसलिए पापा को गर्दन मोड़कर देखते हुए बोली, क्या हुआ? ऐसे अचानक तुम्हारी चाची नहीं आई? वही दिखावे के 2 लफ्ज। मैंने सर झटका और फिर से बोली, माँ वो ये रिपोर्ट। लेकिन उसी वक्त बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा और माँ फिर मिलते हैं कहकर मेरे गाल पर अपने ठंडे हाथ छोड़कर जा चुकी थी। मेरी बड़ी बहनों की शादियां हो चुकी थी। तीसरे नंबर वाली आई और मुझसे गले मिली, फिर पूछा क्या हुआ, परेशान क्यों हो? लेकिन जिसकी माँ हमदर्द नहीं हो सकती, बहनें क्या खाक होंगी? यही सोचकर मैं वहां से चली आई और चाची को सब कुछ बता दिया। उस रात के बाद वो औरत मेरे लिए चाची नहीं रही, बल्कि माँ बन गई। मेरी असल माँ तो मुझे देखते ही नागवार तेवर माथे पर चढ़ा लेती थी, और मेरी चाची जिनको हमेशा मैंने पराया समझा था, एक रात में ही वो मेरी अपनी माँ से बढ़कर हो चुकी थी। उन्होंने मुझे हर लम्हे संभाला, हर दफा गिरते हुए मुझे हाथ थमाया, मगर ये नहीं पूछा कि तुम गलत रास्ते पर गई ही क्यों थी। मुझे उस रात की वो तमाम घटना याद आई जहाँ जहाँ मैं उनसे नाराज हुई थी, मगर उन्होंने हमेशा मेरे बुरे रवैये को नजरअंदाज किया। मुझे लगता था मामा पापा ने चाची को बेटी पाने की ख्वाहिश देखकर मुझे दिया है, लेकिन मैं गलत थी। उनकी तरफ से तो मेरे लिए मोहब्बत ही नहीं थी। अगली सुबह चाचू आए तो उन्हें खाना खिलाकर चाची ने मुझे चादर लेने को बोला। मैं ठटक गई कि कहाँ जा रही है हम? उनका जवाब था अस्पताल, मगर मैंने इनकार कर दिया। किसी ने गुनाह का निशाना मुझे बनाया था, मगर मैं खुद अपने आप को गुनाहगार नहीं कर सकती। मैंने उन्हें इनकार कर दिया। मेरे इनकार पर वो एकदम से बेबस हो गई और मुझे समझाने की कोशिश करने लगी, मगर मेरे इनकार का इनकार ही रहा। उसी लम्हे उन्हें कुछ याद आया और वो जल्दी से फोन की तरफ लपकी। हेलो हिना, मैं बोल रही हूँ सोनिया, तुमने अपने बेटे के लिए रिश्ता भेजा था ना? सायरा का तुमने कहीं और तो नहीं कर लिया? वो रिश्ता
अच्छा मैं शाम को तुम्हारे घर आऊँ। ये एक तरफा फोन पर होती बातों से मैं बाखूबी अंदाजा लगा सकती थी कि क्या बात की जा रही है। हीना आंटी ने मुझे शादी पर देखा था। वो चाची की बहुत अच्छी दोस्त थी और शादी के 2 दिन बाद ही मेरे लिए अपने बेटे का रिश्ता लाई थी। उनका बेटा दुबई रहता था, इसलिए चाची ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और टाल दिया। वैसे भी अभी वो मेरी शादी करने के हक में नहीं थी, लेकिन उस वक्त इस रिश्ते का याद आना मैं बखूबी समझ गई थी। चाची नहीं करें, मुझे शादी अभी नहीं करनी प्लीज। फिर चाची ने मुस्कुराकर प्यार से मेरे माथे को चूमा और समझाने लगी, अलबत्ता मैं जानती हूँ हिना को, मुझे यकीन है वो बंदी मेरा मान रख लेगी। और बेटा अगर तुम अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती तो हम कैसे इन सब हालातों से निपट सकेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। मगर मेरी बात वही थी, मुझे शादी नहीं करनी थी। फिर आधे घंटे की बहस के बाद वो तंग आ गई और गुस्से से बोली कि शादी तुम्हें करनी होगी। मैं अपनी बेटी के लिए गलत अल्फाजों में ताने बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी और इंसान भी वो जिनमें तुम शामिल ही नहीं। इस वक्त मुझे खुद पर नाज आ रहा था, कितनी अच्छी औरत को मेरी माँ चुना गया है। उनके डांटने पर मैं खामोश हो गई और हामी भर ली। शाम को आंटी के घर गई। 2 घंटे बाद लौटी। वापसी पर उनका चेहरा एक हल्की सी मुस्कुराहट से चमक रहा था। इस कदर इत्मीनान मैंने कल शाम के बाद आज उनके चेहरे पर देखा था। मैं चुपचाप कमरे में ही बैठी रही जब वो खुद आकर मुझे बताने लगी, मैंने हिना से बात की है, उसे तमाम हकीकत बता दी और ये भी कि तुम उम्मीद से और चाहती हो, उसे कोई इतराज नहीं। उसने वादा किया है कि वो कभी इस राज की भनक किसी को नहीं लगने देगी और बेटियों की तरह तुम्हें रखेगी। ये बात उसके बेटे को नहीं बताई जाएगी क्योंकि वो तो 1 हफ्ते बाद दुबई वापस चला जाएगा। तुम यहीं पर रहोगी। इस तरह से इस बच्चे को भी बाप का नाम मिल जाएगा। चाची की बातें सुनकर मेरा दिमाग बिल्कुल खाली होता जा रहा था। भला वो अनजान औरत मुझ पर रहम करने को तैयार है। यही बात मैंने चाची से पूछी तो वो आंटी को दुआ देते हुए कहने लगी, बेटा होते हैं ऐसे दोस्त भी जो दोस्ती के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती हैं। वो औरत भी उन लोगों में से एक है। देखना वो तुम्हें कोई गम नहीं आने देगी। बस तुम मेरा बेटा ख्याल रखना, कभी ये बात भूल कर भी किसी को ना बताना। लेकिन मेरे दिमाग में एक और सवाल हलचल करने लगा। तो मैंने पूछा, चाची ऐसे तो जल्दी होगा तो दुनिया को क्या जवाब देंगे? मेरी बात का मतलब समझ गई और बोली, कह देंगे सायरा मैं चोर है, बीए किया हुआ। इस बात से कुछ तसल्ली हुई तो मेरे अंदर भी कुछ करार पड़ने लगा। यह हालात तो पार कर लिए थे। उसके बाद सबको शादी के लिए राजी करने और इजाजत लेने का था। सबसे पहले तो जब चाचू को ये बात पता चली तो उन्होंने इतराज किया कि अभी तो फहाद की शादी की है और हफ्ते के अंदर ही सायरा की शादी भी करना चाहती हो। भला क्या कहेंगे खानदान वाले? मगर चाची को खानदान की परवाह नहीं थी। उन्हें बस मेरी रुखसती की परवाह थी और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चाचू की इजाजत थी। ना चाहते हुए भी उन्हें चाचू को सब कुछ बताना पड़ा और उन्हें बताने पर शादी से पहले जितने दिन भी वहां रही चाचू से मुंह छुपाना पड़ता। मुझे बहुत शर्मिंदगी होती थी। चाची को हकीकत बताने पर उन्हें भी बस खामोशी इख्तियार करनी पड़ी। चाची ने मेरे माँ बाप को बस ये बता दिया कि वो मेरी शादी कर रहे हैं। उन्होंने और कुछ उनसे नहीं पूछा। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने भी कोई इतराज कर दिया तो फिर सबको असल वजह बतानी पड़ेगी। मगर उन्हें तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं था। उन्होंने भी बस अच्छा कहकर बात खत्म कर दी। चाची ने ही मेरी शादी की पूरी शॉपिंग की और सारा जहेज तैयार किया, जिसमें से बहुत सारा तो वो मेरे बचपन से ही जोड़ती चली आ रही थी। मैं बस गुमसुम सी सारे हंगामे को देख रही थी। मेरे दिल में ना कोई खुशी थी ना ही कोई ख्वाब था, बल्कि मैं खुद को इस कदर मैला समझ रही थी कि हद नहीं। खानदान वालों ने ये सवाल जरूर उठाया कि अगर सायरा की भी शादी करनी थी तो हफ्ता पहले फहाद के साथ इसे निपटा देती। अब तो हमें छुट्टियां नहीं मिलनी। पहले ही स्कूलों से बच्चे हफ्ते भर की छुट्टी कर चुके हैं। जिस पर चाची ने यही कहा कि कोई मसला नहीं, बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अगले साल जब सब लोग फ्री होंगे तो मैं उन्हें एक शानदार दावत दे दूंगी। सब लोग चुप करके कि पैसा दिखाती है, ये है वो है। मगर चाची को कोई फर्क नहीं पड़ा। रुखसती से पहले वो बात बात पर रोने लगती। मुझे गले से लगाकर कहीं कहीं मिनट दिलासे देती। जिस दिन रिश्ता तय हुआ तभी उन्होंने मुझे कहा क्या पता इस हफ्ते तुम अपना हर गम भूल जाओ। माँ बेटी खुशी खुशी एक दूसरे से जुदा होंगे। इन दुखों के बोझ के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। मैंने ना चाहते हुए भी ये बात मान ली, मगर अंदर ही अंदर ये दुख हर वक्त मुझे काट खाने को दौड़ता रहा था। आखिर वो दिन भी आ गया जिसके लिए चाची ने इतने सारे अरमान सजाए थे। लेकिन अब मैं रुखसत भी हो रही थी तो कैसे? ना कोई मेहंदी ना कोई फंक्शन, सीधा शादी के बाद रुखसती। शादी में सिर्फ मेरे माँ बाप थे और उस वक्त भी बाबा बार बार घड़ी को देख रहे थे। उनका ये रवैया देखकर मेरे बहुत से आंसू अपने अंदर उतारे और चाची चाचू को ही माँ बाप का दर्जा देकर रुखसत हुई। मेरी सास बहुत अच्छी औरत थी। मुझे घर लाते ही सबसे पहले गरीबों में खूब खाना तकसीम किया। उस वक्त उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बाकी सब ठीक था, लेकिन मेरी सास ने शादी पर बोल दिया था कि सायरा घूंघट करेगी। उसका बेटा यही चाहता है कि उसकी दुल्हन घूंघट ओढ़े। इसलिए मैरिज हॉल से लेकर घर तक मैं घूंघट में रही। क्योंकि सब अपने थे तो किसी को इतराज नहीं हुआ। कमरे में भी मुझे सास से छोड़कर आई और बगैर कोई नसीहत किए मेरा माथा चूमकर वापस चली गई। मेरे शौहर भी बहुत अच्छे थे। वैसे भी एक रात में उन्हें मैं कितना जान सकती थी। उन्होंने तो मुझे पर्दे या घूंघट के बारे में कुछ नहीं बोला और यही कहा कि मैं जल्द तुम्हें दुबई बुला लूंगा। फिलहाल तुम्हारा वीजा और बाकी कागजात बनने में कुछ वक्त लगेगा। मेरे लिए खबर दुखी
का नहीं बल्कि खुशी का था कि इस तरह मैं अपने साथ बंधे झूठ को संभालने में कामयाब हो जाऊंगी। सास ने मुझे इतना अच्छा समझाया था कि मैं अपने तमाम डर पीछे छोड़कर दुल्हन बनी बैठी थी। सबसे बड़ा सहारा मुझे सास का था और मेरे लिए एक सुकून की बात है। अगले रोज रिसेप्शन से पहले सास मेरे पास आई और बोली, सायरा जो कुछ भी है वो तुम्हारे और मेरे दरमियान है, बेटा भूल कर भी किसी के सामने जिक्र ना करना, बाकी सब मैं देख लूंगी। और एक बात, तुम अपने ससुर से भी घूंघट करोगी। मैं कोई रवायती औरत नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, उनसे घूंघट करना, बाकी तुम्हारी जो ख्वाहिश हो तुम मुझे बता सकती हो। मैं अपनी बेटी को कभी भी दुखी नहीं देख सकती। सास की घूंघट वाली बात मुझे अजीब लगी, मगर मैं चुप रही। अब शायद बहुत सी बातों पर चुप ही रहना था। रिसेप्शन पर भी मैंने सास के कहने के मुताबिक घूंघट ओढ़ा और रिसेप्शन के हफ्ते बाद ही मेरा शौहर भी चला गया। उनका रवैया मेरे साथ ठीक था, लेकिन बहुत अच्छा नहीं था। मुझे बहुत मर्तबा दुबई के बारे में बता चुके थे, वहाँ माहौल ऐसा है वैसा है, पाकिस्तान में मुझे घुटन होती है, यहाँ के लोग हुकूमत करना चाहते हैं और बहुत कुछ। मैंने बहुत मर्तबा उनका दिल पाकिस्तान के बारे में साफ करने की कोशिश की, मगर हर मर्तबा ही वो खफा हो जाते। तो धीरे धीरे मैंने ही इस टॉपिक पर बात करना बंद कर दी। दुबई जाकर भी मैं ही उन्हें फोन करती, वो मुझे फोन नहीं करते थे। अगर कभी फोन ना करने का शिकवा करती तो कहते कि काम बहुत है, इसलिए मेरा ये शिकवा भी दम तोड़ गया। मैं पूरा दिन कमरे में ही रहती, घर में काम वाली थी, खाना सास खुद पकाती थी, मुझे रोज सुबह बिना नागा किए फल और जूस लाकर देती थी और किसी काम को भी हाथ ना लगाने देती। मैं आजिज़ आ चुकी थी, इतनी बोरियत कभी महसूस नहीं हुई। ससुर भी अक्सर पूरा दिन बाहर ही होते थे। एक रोज सास समेत घर में कोई भी मौजूद नहीं था और मेरा दिल चाट खाने का कर रहा था। बाहर का दरवाजा लॉक करके मैं किचन में आई और मजे से चाट बनाने लगी। बहुत दिनों बाद आजादी महसूस हो रही थी और अच्छा भी लग रहा था, वरना हर वक्त ससुर के डर से दुपट्टा सर पर ही जमाए रखती। मैं चाट बनाकर जैसे ही पलटी, किचन के दरवाजे पर ससुर अभी ही आए थे और अपनी बात अधूरी छोड़कर मुझे हैरत से देखने लगे। वो शायद पानी मांग रहे थे। मैंने जल्दी से दुपट्टा ओढ़ा, उन्हें पानी का गिलास थमाया, मगर वो गुमसुम खड़े बस मुझे ही देखे जा रहे थे। मेरे जल्दी से घूंघट ओढ़ने पर वो बोले, रहने दो, अब क्या फायदा, तुम्हारी सास मुझसे जो छुपाना चाह रही थी मैंने वो देख ही लिया है। सास ठीक ही कह रही थी जो मुझे घूंघट का बोला था, क्योंकि मेरी वजह से ससुर की जान ही चली गई। हाँ, उन्हें सदमा पहुंचा था, बहुत बड़ा सदमा। सास जब वापिस आई तो ससुर चारपाई पर लेटे सीना मसल रहे थे। उन्हें फटाफट अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर अंदर उनका जांच कर रहे थे। जब मैंने सास को सब कुछ बता दिया कि ससुर जी ने मेरी शक्ल देख ली है, वो बेचारी क्या कहती, बस मेरे सर पर हाथ फेरकर अल्लाह से दुआ करने लगी। जब कुछ देर बाद डॉक्टरों ने बताया कि मरीज की हालत बहुत नाजुक है, शायद उनका ये आखिरी लम्हा है जिससे मिलना है मिल सकता है। आपके मरीज को बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, इसलिए उनके पास बहुत कम वक्त बचा है। सास जल्दी से कमरे में गई और 5 मिनट बाद मुझे अपने साथ इस कमरे में ले गई। ससुर जैसे मेरे ही इंतजार में बैठे थे। सास को देखकर बोले, हिना, मैं कोई बोझ अपने सीने पर लेकर नहीं जाना चाहता, अगर तुम इजाजत दो तो क्या मैं बहू को बता दूं? सास ने रोते हुए हाँ में सर हिला दिया। ससुर फिर मेरे सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर बोले, बेटी हमें माफ कर देना, हम दोनों ने माँ बाप के किरदार को बखूबी नहीं निभाया। मैं हैरत से उनकी बातें सुन रही थी। भला इस सब से मेरा क्या ताल्लुक, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आखिरकार मैंने पूछ लिया। बेटा, क्या तुम्हें याद है तुम्हारे साथ वो जुल्म किसने किया था? इस बात पर मैं उन्हें चौंक कर सास को देखा तो उन्होंने सर झुका लिया। नहीं बोलने पर वो बहुत दुखी हुए। तुम्हारे साथ वो मेरे बेटे ने किया था जब तुम्हारा शौहर है। आसमान टूटना क्या होता है मुझे उस वक्त मालूम हुआ था। मैं हैरान होकर ससुर को देखती ही रह गई। जब वो आखिरी हिचकी लेकर अपने तमाम बोझ से आजाद हो गए, उनके मरने के बाद जब कुछ हालात रूटीन पर आए तो सास खुद ही मेरे कमरे में चली आई। जो बात मैं उनसे पूछना चाह रही थी उन्हें भी बताने की इतनी ही बेताबी थी। बिना कुछ पूछे ही वो बोलने लगी, उस दिन जो बात तुम्हारे ससुर अधूरी छोड़ गए थे, आज वो मैं पूरी करने आई हूँ। मेरा बेटा बचपन से ही इंग्लिश स्कूलों में पढ़ा है, जिससे उसकी जुबान के साथ साथ सोच भी अंग्रेजों वाली हो गई है। उसे पाकिस्तान हमेशा से ही गंदा लगता था, तभी उसने दुबई में शादी कर रखी है। जब वो यहाँ वापिस आया तो मैं नहीं जानती तुम उसे कहाँ मिली। उस दिन वो नशे में चूर घर से निकला था और फिर तुम्हारे साथ ज्यादती करने के बाद वो उसी नशे की हालत में वापिस घर आया। हम दोनों ही उसके लिए जाग रहे थे, मगर घर आते ही वो बेहोश हो गया। लेकिन नशे की हालत में वो तुम्हारी बातें कर रहा था। उसी वक्त उसे होश में लाने के लिए डॉक्टर को बुलाया, जिसकी कोशिश से वो होश में आ गया। तो मैंने उससे पूछा और जवाब में उसने बताया कि वो लड़की कहाँ पड़ी है। हम दोनों रात के अंधेरे में तुम्हें ढूंढते वहां तक पहुंचे। मैं नहीं जानती थी कि मेरी सहेली के घर में ही मेरा बेटा डाका डालेगा। मैं पहले तुम्हें घर छोड़ना चाहती थी, लेकिन ऐसा करती तो मेरी दोस्त कभी मेरे सामने सर ना उठा सकती। लेकिन तुम मेरी दोस्त की बेटी हो, ये बात मेरे शौहर नहीं जानते थे। बाकी एक नॉर्मल अंदाज में मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा और बेटे को भी नहीं बताया कि तुम वही लड़की हो। उसे कौन सा याद था? तभी मैं तुम्हें ससुर से पर्दा करने को बोलती थी। अब यहाँ रहना या ना रहना तुम्हारा फैसला है, लेकिन ये बात दिमाग में रखना कि मेरा बेटा कभी सीधी राह पर नहीं आएगा। यहाँ रहकर अपनी जिंदगी शुरू करो, बजाय इसका इंतजार करने के। मैं बस खामोशी से सास की बातें सुन रही थी और फिर जाकर चाची को सब बताने
जाने के बजाय मैंने चुपचाप वहाँ रहना कबूल किया। अगर ऐसा ना करती तो माशा मुझे कबूल ना करता। अब मेरा शौहर वापस आए या ना आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा एक बहुत प्यारा बेटा है जिसकी परवरिश मैं ऐसी करूंगी जो लड़कियों की इज्जत करना जानता हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।